Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to all of you in unique pre-FSC online lectures. मेरे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत इन्फॉर्मेटिव पढ़ा था वायरस के रिलेटेड और उसी के रिलेटेड जो है वो बात की थी और इसको हम लेके चले थे। तो इसमें हम चैप्टर 5 के हवाले से हमने शुरू किया था वायरसेस क्या होते हैं। मैं फिर एक दफ़ा रिकैप कर दूं थोड़ा सा। वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ये नॉन लिविंग होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं। इनके पास प्रोटीन कोट होता है जिसमें न्यूक्लिक एसिड्स मौजूद होते हैं और डेफिनेटली वो डीएनए और आरएनए भी होता है। इसके अलावा ये इन्फेक्शियस होते हैं और इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये रिप्रोड्यूस करते हैं सिर्फ लिविंग सेल्स में, बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट में। और यहाँ पे आपको मैंने अभी एग्जांपल थोड़ी सी समझाई थी कोविड-19 जो कोरोना वायरस है उसके हवाले से, जो इस वक्त पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है और जो भी मसाइल जारी हैं वो किस अंदाज़ में जारी हैं और उसमें किस तरह इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है और किस तरह चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, वो सारी हमने इसमें बात की थी। अब हम शुरू करते हैं विद रिगार्ड्स टू वायरसेस, मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चंस और फिर इसका जनरल टॉपिक करते हुए आगे को बढ़ते चले जाएंगे। देखें, सबसे पहले जो वायरस वर्ड है, वायरस के ऊपर बहुत कॉमनली एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, लिस्ट अ फ्यू वायरल डिजीज़ेस विच आर अकरिंग इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। तो वायरस या वायरल डिजीज़ेस जो होती हैं उसमें मुख्तलिफ डिजीज़ेस हैं। जैसे सबसे पहले इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा, देन हेपेटाइटिस, देन डेंगू वायरस, देन यू कैन से एन कोविड-19 भी आप ऐड अप कर सकते हो, ज़ाहिर है ये भी हकीकत है। और ये गर्ज है, इसके अलावा मम्प्स है, मीज़ल्स है। तो कॉमन एक शॉर्ट पूछ लेते हैं, लिस्ट अ फ्यू वायरल डिजीज़ेस। तो ये जो वायरल डिजीज़ेस हैं इसमें आपको ये सब को मैंने 6 बता दिए, आपको इसी 4 भी लिख दोगे तब भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा कि किस बेस के ऊपर आपने अरेंज किया और किस तरह आपने इसको क्लासिफाई किया। अच्छा, अब आ जाते हैं वायरल डिजीज़ेस के ऊपर। तो कुछ बात कर ली कि वायरस क्या होता है और वायरल डिजीज़ेस क्या होता है। अब देखते हैं कि प्रिवेंशन किस तरह इसकी बनाई गई और किस तरह उसके ऊपर वर्किंग की गई। कॉमनली बेटे जो वायरसेस की प्रिवेंशन है ना, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो यूज़ हो रही है ना वो है वैक्सीनेशन। ठीक है जी, वैक्सीनेशन में किस तरह है मामला और किस अंदाज में चल रहा है और कैसे हम उसको स्टडी करते हैं। ज़रा मैं थोड़ा सा आपको किताब पेज 72 थर्ड पैराग्राफ के ऊपर आपको ध्यान दिलवाऊंगा। थोड़ा सा इसको किताब से भी देखिएगा साथ साथ। कुछ वर्ड्स बच्चे आप लोग परेशान होते हो और कहते हो कि ये पता नहीं कौन से वर्ड्स हैं, किस अंदाज में अरेंज्ड हैं। तो वर्ड्स को भी साथ साथ क्लियर करें सो दैट क्लैरिटी के साथ चीज़ों को समझ भी सकें और इम्प्रूव भी कर सकें। 1796 यहाँ पे एक डेट दी हुई है। एडवर्ड जेनर ने पहले एक 8 साल के बच्चे को वैक्सीनेट किया। 1796 एडवर्ड जेनर ने 8 इयर्स ओल्ड बॉय, मैं ज़रा थोड़ा सा ये बना रहा हूँ, उस बच्चे का नाम था माइक फिप्स। ठीक है, चैप्टर 6 में आपको ये नाम मिलेगा। और चूंकि ये सारा सिलेबस का हिस्सा है तो हम चैप्टर से ज़्यादा नॉलेज के ऊपर फोकस करें। ठीक है जी, उसने इस बच्चे को इंजेक्ट किया काउपॉक्स की पस, यानी कि गाय को एक फोड़ा निकला हुआ था उसकी पस इंजेक्ट की। जैसे ही उसने काउपॉक्स की पस इंजेक्ट की, व्हाट हैपन टू द बॉय इज़ के बॉय गॉट फीवर एज वेल एज पस्ट्यूल्स यू कैन से, या बॉयल्स एक्सेट्रा वहाँ पे बन गए। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गया इसके हवाले से, काउपॉक्स, पस और फीवर और पस्ट्यूल्स के हवाले से कुछ वर्डिंग। ठीक हो गया। तो ज़रा इस पे गौर करिए कि ये किस तरह है और किस अंदाज में अरेंज्ड है। अब क्या हुआ कि इस बच्चे को जब उसने सबसे पहले ये किया तो बच्चा सबसे पहले बीमार हो गया, उसको बुखार तेज़ हो गया और उसके सारे जिस्म पे दाने निकल आए। उस बंदे ने, जो एडवर्ड जेनर था, उसने थोड़ा अरसा वेट किया और वेट करने के बाद उसने, एडवर्ड जेनर ने ही बेसिकली क्या किया नेक्स्ट, कि उसने इसी को री इंजेक्ट किया,
ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, री इंजेक्ट किया, यानी कि दोबारा इसको स्मॉल पॉक्स की पस इंजेक्ट की। तो जैसे ही उसने स्मॉल पॉक्स की पस इंजेक्ट की, क्या होगा इसके साथ? फौरी तौर पे क्या हुआ कि बॉय ने, ये जो भी लड़का था या जो भी था, अब इसने कोई सिम्टम डेवलप नहीं किए, तो नो सिम्टम्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो वायरस पहले या जो भी जरासीम पहले एडप किए गए काउपॉक्स की पस से, उसने यहाँ पे एंटीबॉडीज़ डेवलप करवा दी। ठीक है, एंटीबॉडीज़ के ऊपर भी 2-3 वर्ड्स आपको समझा दूँ। एंटीबॉडीज़ को इम्यूनो ग्लोब्युलिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्यूनो ग्लोब्युलिन्स। ये वो हैं जो बेसिकली इम्यूनोजेंस के अगेंस्ट बनते हैं और बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं। अच्छा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ठीक है जी, और ये बॉडी में परसिस्ट करते हैं। ये क्या होता है बेटे? परसिस्ट करना। परसिस्ट करने का मतलब होता है कि ये जिस्म में मौजूद रहते हैं, और जब तक मौजूद रहते हैं, जब तक ये सिनेरियो से पास आउट ना हो जाएं, या मतलब ये कि जब तक ये बॉडी में मेमोरी सेल्स के तौर पे मौजूद रहते हैं, जब तक कोई भी रिलेटेड एंटीजन या इम्यूनोजन बॉडी में आता है, फौरी तौर पे ये उसको डिस्ट्रॉय या तबाह कर देते हैं, और डेफिनेटली एज सच फिर इसी वे में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास है विद रिगार्ड्स टू दिस जो मैंने आपको बताया। अब कुछ और पढ़ते हैं इसके ऊपर। 1884 डेट्स भी याद करनी है, लाजमी याद करनी है। ये MCQs में पूछी जा सकती हैं आपको, और इनकी साइंटिस्ट की जो कंट्रीब्यूशंस है वो भी याद करनी है। एक बंदा था, उसका नाम था चार्ल्स चैम्बरलैंड। चार्ल्स चैम्बरलैंड, ठीक है। इसने क्या कहा? इसने ये बेसिकली कहा कि बैक्टीरिया कैन नॉट पास थ्रू प्रोसिलेन फिल्टर्स। ठीक है, उसने कहा कि बैक्टीरिया प्रोसिलेन फिल्टर्स, ये क्या होता है? क्रॉस कर दो। ठीक है, इसके थ्रू नहीं गुजर सकते। लेकिन साथ ही ये बंदा रेबीज़ के ऊपर काम कर रहा था। अब रेबीज़ क्या होता है? पहले तो आपको बताऊं प्रोसिलेन फ़िल्टर क्या होता है। फ़िल्टर पेपर देखा ही होगा मेरे बच्चों ने मैट्रिक लेवल पे। तो फ़िल्टर पेपर चीज़ों को फ़िल्टर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर फ़िल्टर पेपर एक ख़ास मटेरियल से बना हो, जो मटेरियल बायोलॉजिकल मटेरियल है और मुख्तलिफ प्रेपरेशंस वगैरह के लिए यूज़ होता है, उसको बोलते हैं प्रोसिलेन। अगर बैक्टीरिया उसमें से गुजर जाएं या ना गुजरें, तो दोनों ही सूरतों में ये डिपेंड किस पे करेगा? पोर साइज़ के ऊपर, कि फ़िल्टर पेपर का क्या पोर साइज़ है और वो किस अंदाज में अरेंज्ड है और यहाँ पे कैसे मौजूद है। तो चार्ल्स चैम्बरलैंड ने यहाँ पे क्या पढ़ा? उसने ये पढ़ा कि वो एजेंट जो रेबीज़ कॉज करता है, जो पागल रेबीज़ क्या होता है, अब रेबीज़ के ऊपर भी सुन लें। अगर किसी को अल्लाह ना करे डॉग या फॉक्स बाइट कर जाए, तो इस बीमारी को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? वाटर हेटिंग, यानी कि पानी से इंसान को नफ़रत हो जाती है, मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, और वक्त के साथ साथ अगर इलाज ना किया जाए, वैक्सीन ना कुत्ते के काटने की लगवाई जाए, तो विदिन आप समझ लो 3 से 4 दिन उस बंदे की डेथ हो जाती है। जैसे कॉमनली केसेस आप सुनते हो कि कोई बच्चा जा रहा था गली में, उसको किसी कुत्ते ने हमला किया, तो कुत्ते ने काट दिया, बच्चे को किसी ने फर्स्ट एड ना दी या किसी ने जाके उसको वैक्सीन ना लगवाई, तो अगेन क्या होगा? अनफॉर्चुनेटली बेचारे की डेथ भी हो सकती है इसकी वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डेडली डेंजरस डिजीज़ है। इसका क्योर क्या है कि फ़ौरी तौर पे इसका इलाज करवाएं, इसकी वैक्सीन लगवाएं जाके, और वो वैक्सीन होती है, उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं और फ़ौरी तौर पे उस जहर को फैलने से रोक देती है। ठीक हो गया? तो ये बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई हैं चार्ल्स चैम्बरलैंड की कंट्रीब्यूशन के ऊपर। 1884 में लुइस पास्चर का बेसिकली जो है वो ये कोवर्कर था या उसके साथ काम कर रहा था। और ये लुइस पास्चर क्या है? ये वो बंदा है जिसने ये जो एडवर्ड जेनर की सारी कंट्रीब्यूशन थी, उसकी बेस के ऊपर लुइस पास्चर ने वैक्सीनेशन की टर्म यूज़ की। ठीक है, मैं आपको ना कुछ लाइंस मेरे बच्चों पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि एक पैराग्राफ में कुछ लाइंस ऐसी लिखी हुई हैं कि आप सबको प्रॉब्लम होती है और आप लोग कहते हो कि ये वर्डिंग हमें समझ नहीं आ रही। तो थोड़ा ज़रा गौर से सुनिएगा। ये लाइंस किताब में जब भी लाइव क्लासेस होती हैं, और इंशाल्लाह जब भी होंगी 2020 में, तो इंशाल्लाह ये ज़रूर पढ़ेंगे इसी तरह।
कह रहा है इन 1796 एडवर्ड जेनर वैक्सीनेटेड एन 8-year-old बॉय with material removed from cowpox lion on the hand of milkmaid. ठीक है जी. After 6 weeks, the boy was inoculated with pus from a smallpox victim. क्या किया उसने? 8 साल का बच्चा लिया, माइक फिप्स उस बच्चे का नाम था, उसने इनोकुलेट किया. इनोकुलेट का मतलब होता है इंजेक्ट किया काउपॉक्स लायन के साथ, यानी कि काउपॉक्स का मटेरियल जो फोड़े से उसने काउ के निकाला था, और इंजेक्ट करने के बाद उसने देखा कि कुछ अरसे बाद उस मटेरियल की वजह से बच्चे के सारे जिस्म पे फोड़े बन गए. अब क्या हुआ कि वो फोड़े वक्त के साथ साथ खुद ही क्योर हो गए, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए कि बीमारी के बाद अल्लाह ने इंशाल्लाह सबको शिफा भी देनी है. और आप समझते हैं 99% लोग जो ये कोरोना वायरस का शिकार हैं, इसका डेथ रेट 1 से 2% है, और 98 या 99% लोग जिनको ये हो रहा है आजकल, बहुत कॉमन है इस वक्त लाहौर में और पाकिस्तानी सोसाइटी में, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह क्योर भी हो रहे हैं. तो जिधर मीडिया ये नेगेटिव रिपोर्टिंग के ऊपर इस चीज़ की लगा हुआ है, पॉजिटिव आउटकम भी है इसका. पॉजिटिव आउटकम ये है कि मेजॉरिटी लोग जो है वो रिकवरी की तरफ जा रहे हैं और बीमारी, ये जो वायरल डिजीज़ है, इससे बाहर निकल रहे हैं. तो हमेशा पॉजिटिविटी को प्रमोट करें, हमेशा सनसनी और सेंसेशनल न्यूज़ से बचें, क्योंकि उससे सिर्फ डिप्रेशन मिलता है इंसान को और कुछ नहीं मिलता. और ये जो डिप्रेशन है, इसी से लोग मर रहे हैं. जैसे एक खबर लगी हुई थी कि अमेरिका में किसी जो कैदी थे उसमें से किसी को कहा कि अब हम तुम्हें ना स्नेक से बाइट करवा के तो तुम्हें मार देंगे. तो वो कैदी बड़ा परेशान हुआ. ये बाकायदा फैक्चुअल न्यूज़ है जो उनकी फ़ाइल्स में किसी ने पढ़ी और उसने शेयर की. तो वो बड़ा परेशान हुआ और वो ये सोच के ही रात को मर गया कि सुबह उसको स्नेक बाइट करवाएंगे. तो जब उसका ब्लड टेस्ट किया गया मरे हुए आदमी का, तो उनको वेनम मिला. तो बड़ा हैरान हुए वो सारे कि हमने तो इसको स्नेक बाइट करवाई नहीं, तो फिर कैसे वेनम हो गया. तो एक होता है बीमारी का डर. ये बीमारी का डर जो डिप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है, इससे ये बीमारी लोगों के ऊपर हावी है और लोग परेशान हैं. तो अल्लाह ताला से दुआ करिए, अल्लाह ताला इंशाल्लाह खैर करेंगे. और जहाँ पे इसका मोर्टेलिटी रेट है 1 से 2%, वहाँ पे इसका रिकवरी रेट 98% है. तो डेफिनेटली 98% बड़ा है या 1 to 2%, ये तो अब आप खुद ही जान सकते हैं और बता सकते हैं. ठीक हो गया. तो 1796 में एडवर्ड जेनर ने सारी वर्किंग की थी. इस वर्किंग के बाद ये जो सारी होगी, इसकी लास्ट लाइंस पढ़ते हैं. एज द मटीरियल ही यूज वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउ. तो काउ को लैटिन में वैका बोलते हैं. तो इस बेस के ऊपर ये जो वैक्सीनेशन की गई, इसी टर्म को यूज़ किया गया. किसने यूज़ किया? लुइस पैस्चर ने. और दुनिया को एक नया निज़ाम दे दिया वैक्सीनेशन के नाम से. वैक्सीनेशन की डेफिनेशन मैं अपने पास से बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा और किसी रजिस्टर में नोट कर लें, काम आएगी. इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग वीकेंड या डेड पैथोजेंस डायरेक्टली इनटू द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. टेक्निक यूज फॉर injecting weakened या dead pathogens into the body of living organism. What happens then? As a result of which the body develops immunity against that specific pathogen. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, आपने इंजेक्ट किया पैथोजन या डिजीज़, जो भी आपने वीकेंड पैथोजन था उससे रिलेटेड था, वो इंजेक्ट किया. बॉडी के अंदर इम्यूनिटी देने वाले 2 सेल्स होते हैं. नाम याद कर लें आज, बाकी इंशाल्लाह चैप्टर 14 में देखेंगे ज़िंदगी रही तो. चैप्टर 14 में एक टॉपिक है इम्यूनिटी के नाम से. और इम्यूनिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एंटीबॉडीज़. और एंटीबॉडीज़ 2 तरह की होती हैं. कौन सी होती हैं? बी और टी. लिम्फोसाइट्स की बेस के ऊपर एंटीबॉडीज़ बनती हैं और फिर वो लिम्फोसाइट्स की बेस के ऊपर ही आगे क्लासीफाई होती हैं. तो इसका क्या मतलब हुआ कि एंटीबॉडीज़ बॉडी में इन इन्फेक्शंस को जो है वो प्रिवेंट भी करती हैं और एज सच मेंटेन भी रहती हैं. ठीक हो गया. तो बेटे ये था हमारे पास, ये पैराग्राफ जो पढ़ना ज़रूरी था. उसके बाद आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन करना है और बेसिकली MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है चार्ल्स चैम्बरलैंड का 1884 का. अब इस बंदे ने क्या कहा, ज़रा गौर करिए. इस बंदे ने ये कहा कि 1884 में चार्ल्स चैम्बरलैंड, ये उस बंदे ने ये कहा कि बैक्टीरिया तो प्रोसिलेन फ़िल्टर्स के थ्रू गुजर जाते हैं, लेकिन वो एजेंट्स जो रेबीज़ कॉज कर रहे होते हैं, जैसे डॉग है या फॉक्स है, जैसे हाइड्रोफोबिया है जो वाटर डिजीज़ है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉब्लम ये आ जाती है कि फिर वो लोग जो है वो स्पेशली क्योर आउट नहीं होते और वो प्रॉब्लम्स का शिकार रहते ही रहते हैं और मौजूद रहते हैं ऐसे.
ठीक है। तो इसको चार्ल्स चैम्बरलैंड वाले को साथ ही तैयार कर लीजिए। इसके बाद 1884 के बाद नेक्स्ट हमारे पास है 1892 वाला, मैं इसको आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा। 1892 आइवन ऑस्की, ठीक है, आइवन ऑस्की, दो तरह से नाम लिखा जाता है। दैट वाज अगेन अ जर्मन मैन, ही डिड, या उसने क्या कहा ज़रा देखिएगा। आइवन ऑस्की डिस्कवर्ड दैट द एजेंट विच कॉज टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ वॉज फिल्ट्रेबल, ठीक है। अब ये क्या होता है, टोबैको मोज़ाइक वायरस क्या कॉज करता है, टोबैको डिजीज़। ये क्या होती है टोबैको डिजीज़, इसमें टोबैको जो लीव्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो पैटर्न होता है वो सारे का सारा ख़राब हो जाता है और वो एज सच इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक हो गया। तो इस बंदे ने टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ के ऊपर जब वो काम कर रहा था तो उसने देखा कि वो एजेंट जो टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ कॉज करता है, टोबैको मोज़ाइक एक ख़ास पैटर्न को बोलते हैं, वो फ़िल्टर हो गया, वो फिल्ट्रेबल था, ठीक है। फिल्ट्रेबल का क्या मतलब है कि बेटे वो फ़िल्टर पेपर से गुजर गया। तो ज़रा गौर करिए, फ़िल्टर पेपर से गुजरने का क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा कि वो साइज़ में बहुत छोटा था, ठीक है। तो इट वॉज वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है, साइज़ में बहुत छोटा था, तो इसकी वजह से वो इसमें से गुजर गया। तो अब उसने क्या देखा कि पहली बात तो उस बंदे ने ऑब्ज़र्व क्या किया, उसने ऑब्ज़र्व किया कि क्या इसमें बैक्टीरिया निकला कुछ। तो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे कोई बैक्टीरिया नहीं था, नो बैक्टीरिया वॉज सीन इन द मिक्सचर, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया एज सच यहाँ पे नज़र नहीं आया। तो बेसिकली जो नज़र आया वो क्या था, आपके पास टोबैको मोज़ाइक वायरस जो फ़िल्टर हो गया, और इससे ये बात साबित हो गई कि ये साइज़ में बहुत छोटा होता है। दोनों लाइनें सुन लें। ही ऑब्टेन्ड बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट फ्रॉम ग्राउंड अप infected plants and placed it on the healthy leaves of tobacco। गौर करें, सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या था कि सबसे पहले तो उसने फ़िल्टर किया और वो जो फिल्ट्रेट निकला जिसमें बैक्टीरिया कोई भी नहीं था, उसने उस फिल्ट्रेट को हेल्दी टोबैको प्लांट के ऊपर गिरा दिया, ठीक है, हेल्दी टोबैको प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दिया। उससे क्या हुआ, स्प्रे करने से उस प्लांट में टोबैको मोज़ाइक वायरस आ गया और उसके सारे तंबाकू के पत्ते ख़राब हो गए। अब क्या साबित हुआ, इसके ये साबित हुआ कि ये एजेंट्स मौजूद हैं। पहला MCQ जो MCAT में इससे रिलेटेड पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि वायरसेस आर क्या होते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। तो पहले तो ये क्लियर कर लें। दूसरा MCQ जो इसमें से पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि वायरसेस आर स्मॉलर इन साइज देन बैक्टीरिया और लार्जर इन साइज। तो दे आर 10 टाइम्स इवन मोर स्मॉलर एज कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। तो ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। फिर कॉमन MCQs 1892 आइवन ऑस्की MCAT 2014 में पूछा गया था, पूछता है कि वो टोबैको मोज़ाइक वायरस जो इसको कॉज करता है क्या वो फिल्ट्रेबल है या क्या वो फिल्ट्रेबल नहीं है। देन 1884 चार्ल्स चैम्बरलैंड, बैक्टीरिया को इसने देखा वो प्रोसिलिन फ़िल्टर्स के थ्रू गुजर जाते हैं, और इसकी एग्जांपल में आपने रेबीज़ का करना है, और रेबीज़ मैंने आपको बता दिया, चैप्टर 6 में फिर पढ़ेंगे इसको। रेबीज़ क्या होता है, जो पागल कुत्ते के काटने से होती है। और वो कुत्ता, अब ये आपको किस तरह पता, आप सड़क पे जा रहे हो तो आपको किस तरह पता ये कुत्ता पागल है या पागल नहीं है। तो यूजुअली जो डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, उनके दांत बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, उसके ऊपर ये वायरल इन्फेक्शन मौजूद होता है। तो अगर कोई कुत्ता टांग पे काट जाए जाते हुए या हमला कर दे आपके ऊपर, तो सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाएं, इंजेक्शन लगवाएं जाके, अदरवाइज़ आपकी हाइड्रोफोबिया की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो ये बेटे वायरल डिजीज़ का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक कोई आप मेरे से पूछें ना, एज मेडिकल यू कैन से स्टूडेंट एज वेल एज हैविंग अ बैकग्राउंड ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़, तो मेरे से अगर पूछें आप, तो मेरे नज़दीक तो भाई सबसे ज़्यादा वायरल डिजीज़ का जो ड्रॉबैक है ना, वो हाईली इन्फेक्शियस होती हैं और वो डेडली डेंजरस भी होती हैं। और इन केस अगर आप इसको बैक्टीरियल डिजीज़ से कंपेयर करो तो बैक्टीरियल डिजीज़ ज़्यादातर ट्रीट हो जाती हैं,
वायरल डिजीज़ हैं जिनकी ट्रीटमेंट बड़ी मुश्किल होती है और जिसमें यूजली इंसान जो है वो मौत की तरफ चला जाता है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया विद रिगार्ड्स टू आइवानोस्की और उससे रिलेटेड जो कुछ वर्क्स हैं। देन पेज बेटे 73 के ऊपर आइए, दो मज़ीद MCQs हैं, मार्क करिए। फुट और माउथ डिजीज़ UHS 2016 में पूछा गया था, वॉज डिस्कवर्ड इन 1898। और फाइनली हमारे पास है येलो फीवर। अब ये येलो फीवर क्या है? पीला बुखार। अब ये पीला बुखार क्या होता है? यरकान जिसको आप बोलते हो इंग्लिश उर्दू में, और इंग्लिश में हेपेटाइटिस A या E बोलते हो। पुराने वक्तों में हर बंदा कहता था मुझे यरकान हो गया, यानी कि जॉन्डिस हो गया, वायरल इन्फेक्शन है। अब हर बंदा तकरीबन लास्ट ईयर अगर देखिए तो आप में से भी बहुत सारे बच्चों ने एक्सपीरियंस किया होगा लोकेलिटी में, फ्रेंड्स में या इवन फैमिली के अंदर किसी न किसी को हेपेटाइटिस A या E हो गया। वजह उसकी क्या थी? हेपेटाइटिस A या E दोनों ही वाटर बॉर्न वायरल डिजीज़ है। ये जो लाहौर के अंदर जो पानी गंदा आ रहा है पाइपों में, और जिसकी वजह से हर बंदा एक बोतल उठाई फिर रहा है बोतल भरने के लिए। आप देखें फ़िल्टर प्लांट्स के ऊपर लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं और पानी भर के अपने घरों में लेके जा रहे हैं। अगर रिकॉल करें तो 10 साल पहले कोई भी इस तरह पानी नहीं भरता था। 10 साल पहले लोग जो भी टूटी में पानी आ रहा होता था वही पीते थे। अब ऐसा क्या हो गया? अब ये हो गया कि चूँकि प्लांट्स तो एक अपनी जगह है, चूँकि पाइपलाइंस नहीं चेंज की गई 70 साल में पाकिस्तान में, तो उसकी वजह से पाइपलाइंस में वो पाइपलाइंस ख़त्म हो चुकी हैं और वहाँ पे वायरसेस और बैक्टीरिया की बड़ी तादाद मौजूद है। इसलिए कोई भी इस वक्त रिस्क नहीं ले रहा वो पीने का, क्योंकि उसका स्ट्रेट जो इफ़ेक्ट है वो हेपेटाइटिस A या E की फॉर्म में आता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अगेन ये टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये है ही सारा इन्फॉर्मेटिव। इसके अंदर जनरल नॉलेज को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आपको किसी भी इन्फेक्शन से बचने के लिए और डरने की ज़रूरत नहीं है, बचने की ज़रूरत है, और बचते आप हमेशा प्रिकॉशंस से हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें कंट्रीब्यूशन देखते हैं। WM स्टेनले की 1935। WM स्टेनले ने क्या कहा और उसने क्या एक्सप्लेन किया WM स्टेनले ने? मैं ज़रा पढ़ दूं और फिर उसको आपको बताता हूँ। द फिल्ट्रेबल एजेंट्स वर फर्स्ट प्योरीफाइड इन 1935। तो सबसे पहले क्या हुआ कि वो जो टोबैको मोज़ाइक TMD, टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ कॉजिंग जो भी एजेंट्स थे उनको फ़िल्टर किया गया। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि इनको फ़िल्टर करके सेपरेट कर लिया गया। सेकंड बेटे इसके अंदर ये था कि उसी बंदे ने जिसने इनको फ़िल्टर किया उसने इस सारे को क्रिस्टलाइज कर दिया। फिल्ट्रेट को क्रिस्टलाइज करने के बाद उसने इसको आइसोलेट किया। किसको? TMV, टोबैको मोज़ाइक वायरस। पहली दफ़ा था कि ये टोबैको मोज़ाइक वायरस आइसोलेट किया गया और अलहदा कर लिया गया। अब जैसे ही ये अलहदा किया गया तो पता ये लगा, दुनिया हैरान रह गई। क्यों भला? क्योंकि पता ये लगा कि ये ऐसे इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं जिसमें दो ही चीज़ें थीं, एक न्यूक्लिक एसिड जो या RNA है या DNA है, और इसके अलावा प्रोटीन्स जो यहाँ पे मौजूद भी हैं और बेसिकली एग्जिस्ट भी करते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे बेटे इसी पेज के ऊपर दो लोगों की कंट्रीब्यूशन है और एक वर्ड दिया हुआ है। पहले तो वो वर्ड समझा दूँ आपको, उसके बाद कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है, बैक्टीरियोफेज। वर्डिंग थोड़ी सी मुश्किल है इसलिए आपको कुछ चीज़ें पढ़ के सुनाई हैं। बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया ईटर बोलते हैं, यानी कि बैक्टीरिया ईटर क्या है? वो वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। शॉर्ट क्वेश्चन है, कॉमन शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर बैक्टीरियोफेजेस? तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? फिर सुन लो। दोज वायरसेस विच अटैक बैक्टीरिया एंड डिस्ट्रॉय देम, ठीक है, आर नोन एज बैक्टीरियोफेजेस और बैक्टीरिया ईटर, दोनों ही वर्ड यूज़ कीजिएगा। ठीक है,
अब सबसे पहले इनकी डिस्कवरी किसने की थी और बाद में किसने की, दोनों डेट्स आपको 72 पेज के ऊपर मिल जाएंगी। फर्स्ट इसको डिस्कवर किसने किया, डी हैरल ने 1915 में, और देन टी वर्ट ने 1919 में। ठीक है, तो ये दोनों को साथ ही क्लियर कर लो कि डी हैरल ने 1915 में और जो टी वर्ट था, या इन्वर्ट कर दिया इसको, डी हैरल ने 1919 में और टी वर्ट ने 1915 में, बल्कि 1917 में, और टी वर्ट ने 1915 में इस दोनों को डिस्कवर भी किया बेटे और आइडेंटिफाई भी किया, आइसोलेट भी किया। ज़रा टी वर्ट की कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। टी वर्ट ऑब्जर्व दैट बैक्टीरियल कॉलोनीज अंडरगो लाइसिस। लाइसिस क्या होता है, वर्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, एंड देन दिस लाइसिस कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन कॉलोनी टू द अदर। एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे बनाओगे कंट्रीब्यूशन का, इवन हाईली डाइल्यूटेड मटेरियल फ्रॉम लाइज्ड कॉलोनी, जो डाइल्यूटेड मटेरियल है जो लाइसिस की वजह से बनता है, कैन ट्रांसफ़र द लिटिक इफेक्ट्स। ठीक है, लिटिक इफेक्ट्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है इसकी वजह से। However, heating the filtrate destroyed its lytic property। तो लाइसिस की वजह से जो प्रॉपर्टीज़ थी ये इफ़ेक्ट हो गई। From these observations, he concluded that lytic agent might be a virus। तो इससे ये पता लगा, मैं फिर ये आपको 2 पॉइंट्स बता दूं, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया टी वर्ट ने, बैक्टीरियल कॉलोनी। ठीक है, उसने क्या देखा उसमें कि बैक्टीरियल कॉलोनी जो आपको एक एग्रीगेशन नज़र आ रहा था वो फट गया, लाइसिस हो गई, जिसकी वजह से जो सारे सेल्स एक दूसरे के क्लोज थे वो एक दूसरे से काफ़ी दूर चले गए और अलहदा हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। अब उसने क्या किया कि उसने देखा कि जो मटेरियल एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी में निकलता है, यही इफ़ेक्ट आगे लाइसिस का, यानी कि जो इफ़ेक्ट है वो बेटे ट्रांसफ़र भी हो सकता है। ठीक है, इफ़ेक्ट ट्रांसफ़र भी हो सकता है और आगे से आगे जो है वो मूव भी कर सकता है। नेक्स्ट, हाउएवर हीटिंग द फिल्ट्रेट डिस्ट्रॉयड इट्स लिटिक प्रॉपर्टी। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस ही कंक्लूडेड दैट लाइटिक एजेंट माइट बी अ वायरस। ये जो इफ़ेक्ट थे ना, उसके ऊपर उसने लास्ट इफ़ेक्ट क्या पढ़ा कि अगर ये जो एजेंट निकले हैं, अगर इनको हीट किया जाए तो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पे एक MCQ भी आपको समझ आया, हीट स्टरलाइजेशन, यानी कि अगर आप बहुत तेज़ हीट करते हो तो क्या होता है कि वहाँ पे जो भी वायरस या उससे रिलेटेड पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फिनिश्ड। तो दैट इज़ द मेन थिंग कि इससे ये साबित हुआ कि ये कैसे हुआ। देन बेटे डी हैरल 1917, उस बंदे ने क्या किया, ही रीडिस्कवर्ड दिस फिनोमेना इन 1917, और फिर उसने ये टर्म यूज़ की जिसका क्या नाम है, बैक्टीरिया ईटर। तो मैं थोड़ा सा रिकैप करूँ लास्ट 2 चीज़ें। WM स्टेनले 1935 ने टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ पढ़ी, उसमें क्या पढ़ा उसने, वो एजेंट जो फ़िल्टर कर सकता है या एजेंट्स जो फ़िल्टर हुए वो क्रिस्टलाइज हो गए और उन्होंने टोबैको मोज़ाइक वायरस को आइसोलेट कर लिया, और फिर ये इन्फेक्शियस पार्टिकल्स से जो एज सच इस तरह यहाँ पे मौजूद थे। तो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं, इनमें 2 ही चीज़ें पाई गई, एक न्यूक्लिक एसिड, दूसरा प्रोटीन, और ये DNA या RNA की बेस पे था। फिर आपने जो बैक्टीरियोफेजेस हैं उसकी कंट्रीब्यूशन करनी है कि बैक्टीरियोफेजेस को बैक्टीरिया ईटर बोलते हैं, और इसमें 2 हैं आपके पास, डी हैरल और टी वर्ट। तो डी हैरल 1917, टी वर्ट 1915। इसमें आप बैक्टीरियल कॉलोनी को देख लीजिए, उसने ये देखा कि जब बैक्टीरियल कॉलोनी टूटती है, लाइसिस करती है, तो वो इफ़ेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है, और वो एजेंट जो हीट कॉज करता है या सारा या फिनोमिना कॉज करता है, वो स्टरलाइजेशन के इफ़ेक्ट्स की वजह से बेसिकली यहाँ पे मौजूद भी है और एज सच एग्जिस्ट भी करता है। तो होपफुली उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज हमने इंट्रोडक्शन अभी पढ़ी है वायरस से रिलेटेड इन 2 लेक्चर्स में, ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होगी, आपने अवेयर भी हुए होगे इससे, और जाना भी होगा कि हम किस तरह अपनी इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं, हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, और मज़ीद इसको कैसे जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर अच्छा था। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और हमेशा याद रखें रजिस्टर और पेन के साथ बैठें। जो भी चीज़ नई मिलती है उसको रिकॉर्ड करें। जिधर लगे आपको कि लेक्चर आगे चला गया और आप लिख ज़रा स्लो स्पीड से रहे हो, वापस आ जाओ, रिवाइंड करो उसको और वहाँ से दोबारा से सुन लो। ठीक है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ऑल दी बेस्ट बेटा।